अब जो युद्ध होगा इसमें एंटी सैटेलाइट वेपन सिस्टम्स का इस्तेमाल होगा। अगर आप किसी की ओर उसे पॉइंट आउट करो किसी पे, तो उसे बहुत ज्यादा हीट फील होती है अपनी चमड़ी के नीचे, ये शरीर के भीतर ही भीतर आर और पार जाती है फ्रीक्वेंसीज और शरीर को खोखला कर देती है, डैमेज कर देती है। जिस काम के लिए हमें दक्षिण सूडान भेजा था, कम से कम 10 से 12 हजार आतंकवादी थे ये। हर जगह गोलियां चल रही थी, आरपीजी राउंड भी अंदर आ रहे थे। पीट के जमीन पे गिरा के उसके सर पे एक सीमेंट का ब्लॉक, वहां पे ब्लॉक होते हैं सीमेंट के, तो वो सीमेंट का ब्लॉक सर पे मार दिया। सर को धड़ से अलग किया हुआ था। सारे सर को इकट्ठा करके इन्होंने रिसेप्शन के, अस्पताल के रिसेप्शन के टेबल के ऊपर रख दिए थे। हर एक पल हर एक दिन ऐसे जीते थे कि आज अगर मौका है तो आज जिंदगी जी लो, कल का कोई भरोसा नहीं। सियाचिन -45 -47 डिग्री में ठंड आपकी हड्डियों तक पहुंचती है, स्किन बर्न हो जाते हैं, स्नो ब्लाइंडनेस हो जाती है, आंखों की नजरें चली जाती हैं कि अगर आप कोई लोहे को छुओ तो आपकी सीधी चमड़ी निकल जाती है। पतले रास्ते की अगर कोई फिसल गया तो यहाँ पे आपको अपनी जान गंवानी पड़ती है। ये जैसे हम आयरन मैन फिल्म देखते हैं, क्या इस तरह की आर्मी तैयार होगी क्या? यूक्रेन फोर्सेस ने ड्रोन्स का इस्तेमाल किया वो कॉन्वॉय को हमला करने के लिए, और जिस तरीके से वो कॉन्वॉय का नरसंहार हुआ, मैसेकर हुआ, उसके बाद रूस को असलियत पता लगी कि जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है वो कितना नुकसानदेही हो सकता है। जो MQ-9 सीरीज के जो अमेरिका के ड्रोन थे, उनके सिग्नल को हैक किया और फिर उनके सॉफ्टवेयर को टेक ओवर करके रेगिस्तान में लैंड करवाए। तो आज हमारे पॉडकास्ट में है श्री समर तूर साहब, जो -60 डिग्री सियाचिन की ठंड हो या सूडान का युद्ध क्षेत्र, हर जगह पूरा बाहुबल और जामबाजी के साथ। और आज वो डिफेंस टेक और इनोवेशन का सबसे बड़े चेहरे माने जाते हैं। एआई हो, ड्रोन वॉरफेयर या डेटा सेंट्रिक 2026 रिफॉर्म लीड करने वाले ये वेटरन है। और हम इनसे बात करेंगे, क्या अगला युद्ध रोबोट से लड़ा जाएगा? क्या भारत रोबोट आर्मी तैयार कर रही है? और क्या है फ्यूचर पर इनकी इंसाइट? आज हम उन्हीं के साथ बात कर रहे हैं। समर सर, आपका बहुत स्वागत है हमारे पॉडकास्ट में। जय हिंद सचिन जी, कैसे हैं आप? बढ़िया सर। समर सर, आप जूलू डिफेंस प्राइवेट लिमिटेड के को ओनर हैं, और हाल में ही 26 जनवरी को कर्तव्य पथ पर हमने देखा कि कैसे नया ड्रोन वॉरफेयर यूज हो रहा है। हमारी रिपोर्टिंग भी थी, तो उसमें हमने रग टेरेन ट्रांसपोर्ट टेक्टिकल सिस्टम देखा, कैमोफ्लाज, स्नाइपर, कई ऐसी चीजें देखी जो लोगों ने, मुझे नहीं लगता कि आम लोगों को समझ आई होगी। तो आसान भाषा में मैं आपसे ही समझना चाह रहा हूँ, एक नया स्टाइल के जंग की तैयारी हो रही है, क्या है ये सर? सचिन, ये है फ्यूचरिस्टिक वॉरफेयर, बेसिकली जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। तो जब मैं इसका जिक्र करता हूं कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, बेसिकली जो निर्णय इंसान लेता था दुश्मन को एंगेज करने के लिए, वो अब निर्णय मशीन लेंगी। काफी लोगों ने इसकी आलोचना भी की है, मैं भी काफी हद तक इसकी आलोचना करता हूं, क्योंकि मशीन को क्या पता कि आगे जो आ रहा है वेपन सिस्टम के, वो कोई बेगुनाह है या तो फिर वो दुश्मन है। उसमें तो सेंसर्स में एक ही चीज फीड होती है कि अगर आपके स्क्रीन पे कैमरे के लेंस में कोई भी हरकत हुई और हरकत करता हुआ कोई भी इंसान दिखे तो उसे एंगेज करना है। तो मशीन को अपने जेनरिक ऑर्डर्स पता है, स्पेसिफिक ऑर्डर्स के लिए मशीन लर्निंग की जरूरत होती है, और मशीन लर्निंग में पैसा बहुत लगता है, जी। समय बहुत लगता है, एक्सपर्टीज बहुत लगती है। जो कोडिंग और डिकोडिंग लैंग्वेजेस हैं वो बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स होती हैं, और ये क्वांटम कंप्यूटिंग से रिलेटेड होती है, जो बहुत ही डिफिकल्ट होता है एक आम इंसान को उसे डिकोड करने के लिए और इसकी लैंग्वेज सीखने के लिए। तो अभी हम इसी दिशा में चल पड़े हैं, हम्म। और हमें पूरी उम्मीद है कि ये जो वेपन सिस्टम्स यूज होंगे ये डीप विद इन एनिमी टेरिटरी ही यूज होंगे, और ज्यादातर मिलिट्री इंस्टॉलेशंस पे ही यूज होने वाले हैं। पर देखें, कहीं ना कहीं प्लस या माइनस होगा। इसके एडवांटेजेस भी होंगे तो साथ ही साथ इसके डिसएडवांटेजेस भी होंगे, जिसको हमें खुद टैकल करना पड़ेगा।
तो सर क्या लगता है कि आने वाले कुछ सालों में हम जो एक कॉम्बैट होता है, जो मैन टू मैन लड़ाई होती है, वो सब खत्म हो जाएगी क्या? रोबोट की तरह आर्मी, ये जैसे हम आयरन मैन फिल्म देखते हैं, क्या इस तरह की आर्मी तैयार होगी क्या सर? सचिन, अगर वास्तविकता से प्रॉपरली अगर हम देखें आने वाले समय को, तो यस, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का दबदबा और बढ़ेगा। और जो कन्वेंशनल वॉरफेयर है, वो उसकी जो इंटेंसिटी है, उसका जो मोमेंटम है, वो काफी हद तक थम जाएगा। क्योंकि देखें, अगर हम रशिया और यूक्रेन के युद्ध का उदाहरण लेते हैं, तो रूसी फौजें कीव से सिर्फ 25 किलोमीटर दूर थी, कॉनवॉय के साथ कीव को एंटर करने के लिए, जब उन्होंने ब्रिज उड़ा दिया। हम्म। और ब्रिज उड़ाने के बाद यूक्रेन फोर्सेस ने ड्रोन्स का इस्तेमाल किया वो कॉनवॉय को हमला करने के लिए। और जिस तरीके से वो कॉनवॉय का नरसंहार हुआ, मैसेकर हुआ, उसके बाद रूस को असलियत पता लगी कि जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, वो कितना नुकसानदेही हो सकता है। दूसरा उदाहरण हम कह सकते हैं स्पाइडर्स वेब, जो कि यूक्रेन ने एक ट्रक के अंदर ऑटोमेटेड आत्मघाती ड्रोन्स को रूस के अंदर ही उनके स्लीपर सेल ने एक्टिवेट किया। और उन्होंने करोड़ों रुपए के जो बॉम्बर एयरक्राफ्ट थे, वो एक ही दिन में नष्ट नाबूद कर दिए, बिना किसी यूक्रेनियन एयरक्राफ्ट को रशियन एयरस्पेस में आए, ना ही कोई पायलट की जिंदगी इन्होंने खतरे में डाली, जोखिम में डाली। और बिना ये सब किए इन्होंने अपना लक्ष्य उपलब्ध मतलब हासिल किया। और पूरी दुनिया के लिए ये केस स्टडी बन गया। तो देखें, बहुत सारी चीजें हैं। अगर हम मैं इतना ही कहूंगा सचिन की, नीड ऑफ द आवर फॉर इंडिया इसकी जो हमारे हॉस्टाइल बॉर्डर हैं, उस पे एक मॉनिटरिंग ग्रिड लगाई जाए, जिसका सीधा संपर्क हमारी सैटेलाइट बैंडविड्थ के साथ उपलब्ध हो। और वो सैटेलाइट बैंडविड्थ के साथ फिर हम अपने ड्रोन्स को एक्टिवेट करें। तो किसी भी बॉर्डर पॉइंट पे कहीं पे भी इंट्रूजन या इन्फिल्ट्रेशन का, घुसपैठियों का कोई हरकत दिखी, तो हमारे ड्रोन ऑटोमेटिक एक्टिवेट हो जाएंगे और उस इफेक्टेड इलाके पे, जहां पे फेंस है, जहां पे ब्रीच किया जा रहा है, वो पहुंच जाए। और फिर हमारी फोर्सेस अपने तरीके से उस सिचुएशन को हैंडल करें। जैसे हम ये टेक और एआई की बात कर रहे हैं, तो क्या ऐसा भी तो हो सकता है कि हमने कोई सिस्टम बनाया, एयरप्लेन या ड्रोन, और किसी ने उसको हैक कर लिया और वापस उसी देश पर हमला कर दे वो? बिल्कुल पूरी। देखे, ईरान ने अपनी ड्रोन टेक्नोलॉजी को कैसे स्थापित किया है। उन्होंने रशियन और नॉर्थ कोरियन टेक्नोलॉजी के जरिए, इन्होंने जो भी ड्रोन, जो MQ-9 सीरीज के जो अमेरिका के ड्रोन थे, उनके सिग्नल को हैक किया और पहले जैमिंग की। जैमिंग करने के बाद इन्होंने सिग्नल को हैक किया और फिर उनके सॉफ्टवेयर को टेक ओवर करके इन्होंने काफी ड्रोन MQ-9 रीपर सीरीज के इन्होंने सुरक्षित अपने रेगिस्तान में लैंड करवाए। और लैंड कराने के बाद इन्होंने इनको प्रॉपर रिवर्स इंजीनियरिंग किया है। इन्होंने इसकी प्रॉपर चिप्स, सारी टेक्नोलॉजी नॉर्थ कोरिया और चाइना के साथ शेयर की। और इन दो मुल्कों ने और रूस ने भी काफी हद तक इसके जो सॉफ्टवेयर को डिकोड किया, जेल ब्रेक किया और इनके सॉफ्टवेयर को और ज्यादा मजबूत किया। और फिर इन्होंने ये अपने ड्रोन्स में लगाए हैं। और अब यही ड्रोन्स अब अमेरिका के लिए एक सरदर्द बन चुके हैं। और आने वाले समय में आप हैरान नहीं होइएगा, पर अमेरिका को काफी नुकसान उठाना पड़ेगा आने वाले समय में। भारत और चीन, मतलब एक भारत तो ऐसे दुश्मन है पाकिस्तान, लेकिन चीन एक बड़ा खतरा है। और जैसे चीन के बारे में पढ़ते आए हैं कि वो भी एआई टेक्नोलॉजी, ड्रोन और इसमें महारत हासिल की है, तो भारत एट पार है या कितना टाइम लगेगा? और क्या ऐसी दोनों टेक्नोलॉजी है जिसमें भारत उसको टक्कर दे सकता है? अब जो युद्ध होगा, इसमें एंटी सैटेलाइट वेपन सिस्टम्स का इस्तेमाल होगा। और अमेरिका का एक बहुत ही गोपनीय ये स्पेस प्रोग्राम है। और उस एयरक्राफ्ट का भी नाम है X-37B।
तो ये जो X-37B एयरक्राफ्ट है, ये अर्थ के आउटर ऑर्बिट में, ये हम्म। भी नहीं कि एक्चुअल ऑर्बिट, आउटर ऑर्बिट मतलब कि धरती से काफी किलोमीटर दूर ये स्पेस में मतलब। धरती की परिक्रमा करता है। हाँ हाँ। और ये ऐसे हथियार और वेपन सिस्टम्स लैस हैं जो डायरेक्टेड एनर्जी वेपन्स हैं, जो फ्रीक्वेंसी बेस्ड हैं, जो लेजर बेस्ड हैं, जिसमें इलेक्ट्रोमैग्नेटिक पल्स बेस्ड वेपन सिस्टम है, जिसमें कि अगर इसकी किरणें, अगर ये सैटेलाइट की ओर उसे निशाना बना के फायर करेंगे, तो वो सैटेलाइट बिल्कुल जैसे है वैसे ही रहेगी, पर जो उसका इंटरनल जो चिप है, माइक्रोचिप, मदरबोर्ड्स, प्रोसेसर्स, वो सारे पिघल जाएंगे अच्छा। और शॉर्ट सर्किट हो जाएंगे। तो वो ऑर्बिट में रहते रहते ही वो सैटेलाइट डेड हो जाएगी, और उसकी वजह से फिर धरती पे जो भी आपकी कम्युनिकेशन सिस्टम है, ड्रोन्स को लेके, हम्म। आपके जो मिलिट्री कम्युनिकेशन सिस्टम्स का जो पूरा ग्रिड है, वो भी कोलैप्स हो सकता है। तो देखे, अमेरिका ने पहले ही ये वेपन प्रोग्राम अपनी स्पेस कमांड में शामिल किए हुए हैं। हिंदुस्तान एक ऐसा मुल्क है जिसमें हमारे पास एंटी सैटेलाइट मिसाइल है। तो यदि हमें कुछ ज्यादा थ्रेट लगा या कोई चीज हमारे काबू से बाहर है, खासकर चाइना के वेपन सिस्टम्स को, तो हम उनकी सैटेलाइट को नीचे गिरा सकते हैं धरती से एंटी सैटेलाइट मिसाइल फायर करके। तो मतलब हम चाइना का सारा पूरा कम्युनिकेशन सिस्टम डाउन कर सकते हैं अगर हम चाहें तो। बिल्कुल प्रैक्टिकल तो यही होगा। हम्म। क्योंकि देखिए, युद्ध की स्थिति में आजकल हमारे पास क्या ऑप्शंस हैं? एक तो जैमिंग हो गई। जैमिंग वो होता है जिसमें कि जो सिग्नल उसे मिल रहे हैं ग्राउंड स्टेशन से, उसको उसको बंद कर दिया जाए। तो फिर वो ऑर्डर लेना, मतलब दिशा जो हम हम्म। कंट्रोलर, तो ग्राउंड कंट्रोल सिस्टम से वो मतलब कट ऑफ हो जाएगा, फिर वो ब्लाइंड हो जाता है। दूसरा होता है स्पूफिंग। स्पूफिंग ज्यादा खतरनाक है। स्पूफिंग में आपका ड्रोन भी चलेगा, सारे फंक्शंस होते रहेंगे, पर जो आपकी जो इंटरनल नेविगेशन सिस्टम का जो मैप है, उसके जीपीएस सिग्नल में डिसरप्शन आएगा। और यदि आपका टारगेट पॉइंट ए से पॉइंट बी 100 किलोमीटर दिखा रहा है, तो स्पूफिंग में क्या होता है, वो जो पॉइंट बी टारगेट वाला एंड है, वो टारगेट एंड को अपनी एक्चुअल डिस्टेंस से मैन्युपुलेट करके अलग दिशाओं में दिखाएगा। उससे फिर जो ड्रोन है वो कंफ्यूज हो जाता है, और फिर वो एक ही जगह पे होवर करने लगता है, क्योंकि उसे अपनी एक्चुअल डेस्टिनेशन या टारगेट वो उसे उसके सिस्टम में प्रॉपरली फीड नहीं हुआ है। तो वो एक किस्म से ब्लाइंड हो जाता है। इसमें क्या होता है, इसमें ऑप्शन ये है कि रिटर्न टू होम। हम्म। या तो ड्रोन वापस आ जाएगा जहां से लॉन्च हुआ है, या फिर एक ही जगह पे उड़ते उड़ते जब तक उसका ईंधन या बैटरी है वो रहेगा, उसके बाद ये नीचे क्रैश कर जाएगा। और एक और सिस्टम आया है, ये डीआरडीओ ने भी बनाया है, कवच करके। इसके अंदर लेजर बेस्ड सिस्टम है, कि इसमें लेजर ड्रोन के ऊपर किरणें डालेगी और उसकी बॉडी को मेल्ट कर देगी। और देखें, ड्रोन एरोडायनेमिक्स पे चलता है, तो यदि उसकी आउटर बॉडी पिघल गई तो वो अपना संतुलन खो के क्रैश कर जाएगा। सर इससे इतर अब एक सवाल आपसे, आपके जो एक्सपीरियंस है उस पर, आपने सियाचिन में लंबा वक्त बिताया। हम जो नॉर्मली हम समझते हैं ठंड क्या होती है, लेकिन सियाचिन की ठंड क्या होती है, जैसे हम गुलमर्ग की ठंड देखते हैं, लेकिन सियाचिन की असल ठंड क्या होती है आपने फील किया है सर, वो बताएंगे हमें। सचिन, मैं इतना बताऊंगा कि सियाचिन की जो हमारी किट होती है, जी। प्रॉपर यूनिफॉर्म, वो कम से कम 10 से 15 लाख रुपए के बीच का सामान होता है। और ये दुनिया की सबसे ठंडी और सर्दी वाली जो मुल्क है वहां से मंगाया जाता है। और इनको हम इस्तेमाल भी करते हैं, यूज भी करते हैं। पर मैं आपको इतना बता दूं कि अगर हमने उबलती हुई हॉट वाटर बॉटल का पानी अपने स्लीपिंग बैग में रखा, वो आधे घंटे से ज्यादा गर्म नहीं रह पाता है। तो आप समझ लें कि -45, -47 डिग्री में ठंड आपकी हड्डियों तक पहुंचती है।
और आपको पूरे टाइम अपने आप को कवर रखना है। और आप वहां पे मसल लॉस बहुत होता है क्योंकि एक्टिविटी नहीं होती है, तो आपका वजन भी बहुत घटता है। मेडिकल प्रॉब्लम्स बहुत ज्यादा आ जाती हैं, स्किन बर्न हो जाते हैं, स्नो ब्लाइंडनेस हो जाती है, आंखों की नजरें चली जाती हैं, आपके स्किन बर्न हो जाते हैं। और वहां पे यूवी यूवी रेज की जो परत होती है वो बहुत ही पतली होती है, तो उसमें स्किन कैंसर होने के चांसेस भी बहुत ज्यादा हैं। तो और फिर पूरी बॉडी के ऊपर फर्क पड़ता है। जहां हम थे वहां पे आप समझ लो कि नॉर्मल सब्जी को उबालने के लिए जहां 15-10 मिनट से भी कम समय लगता है, वहां पे आधा आधा घंटा 40-40 मिनट लगता है उसे सिर्फ नॉर्मल अपनी कंडीशन में आने के लिए। और उबालने के लिए तो उससे भी ज्यादा समय लगता है, कई बार 1 घंटा भी लग जाता है। अच्छा। तो आप सोचिए कि कितना ही ब्रूटल टेम्परेचर है वहां पे। और आप कोई भी चीज अपने आप वहां पे नहा नहीं सकते हैं, आपको स्पंज बाथ लेना पड़ता है। स्पंज बाथ डिटॉल के पानी के साथ आप उसके भिगो भिगो के आप स्पंज बाथ ले सकते हैं। यदि आपने नहाने की कोशिश की तो आपको हाइपोथर्मिया हो सकता है, जिससे कि आपको मौत हो सकती है। फिर हैपो होता है, हाई ऑल्टीट्यूड पल्मोनरी ओडिमा, आपके फेफड़ों में पानी भर सकता है और निमोनिया के चांसेस ज्यादा बढ़ जाते हैं, और इसमें डेथ भी होने की संभावना है। फिर हाई ऑल्टीट्यूड सेरेब्रल ओडीमा, आपके दिमाग में भी अगर ज्यादा, देखिए वहां पे प्रेशर का बहुत फर्क है, क्योंकि हम धरती के ग्राउंड लेवल से बहुत ज्यादा हाइट पे हैं, 19,000 20,000 की हाइट। ऊपर से जो शरीर की गर्माहट बनती है, इसके अलावा जो वातावरण है जो जितना ठंडा है उसको संतुलन नहीं बना सकता कई बार शरीर, उसकी वजह से फिर हमारे ब्रेन में भी स्वेलिंग हो जाती है और पानी इकट्ठा हो जाता है, और यही हमारे लंग्स में भी होता है। तो ये सारी चीजों को मन में रखते हुए देखें, थ्रेट टू लाइफ बहुत ज्यादा है। और अभी तक तो मैंने फ्रॉस्ट बाइट के बारे में बताया ही नहीं, मेटल बाइटिंग के बारे में, कि अगर आप कोई लोहे को छुओ तो आपकी सीधी चमड़ी निकल जाती है। अच्छा। आपको पूरे टाइम अपने हथियारों पे कैमोफ्लाज टेप, कपड़े वाली टेप को लपेटना है, और ट्रिगर को भी उस पे लपेटना है, तो आप किसी भी लोहे वाली चीज को ज्यादा देर तक नहीं पकड़ के रख सकते हैं। तो सर वहां पे क्या गन भी जाम हो जाती होगी फायरिंग के लिए, इतनी ठंड बिल्कुल होती है? होती है। यस, मतलब बिल्कुल होती है वहां पे। हथियारों की लाइफ भी कम हो जाती है। मेटल जो लोहा होता है बहुत ब्रिटल हो जाता है, तो बहुत देर के बाद भी अगर आप वहां पे फायरिंग करें तो बैरल की अंदर की परत निकलने का काफी प्रॉब्लम रहती है, हम्म। पिटिंग कहते हैं जिसे। तो उसका बड़ा ध्यान रखना पड़ता है, हथियारों का मेंटेनेंस की बड़ी दिक्कत आती है, लगातार हमें उसे मेंटेन करना पड़ता है। एक अलग विस्कोसिटी का गन ऑयल हमें मिलता है हाई ऑल्टीट्यूड के लिए, तो वो हम इस्तेमाल करते हैं, जिसका कि फ्रीजिंग पॉइंट नहीं होता है, और उसमें चिकनाहट भी थोड़ी कम रहती है, पर वेपन वेल लुब्रिकेटेड रहता है ताकि उसे जंग ना लगे। तो वो है। और सबसे मुश्किल मेंटेनेंस होता है जनरेटर्स का, हम्म। व्हीकल्स का, कि इतना ज्यादा माइनस हो जाता है टेम्परेचर की, जो जनरेटर का जो इंटरनल इंजन वाला जो कंपार्टमेंट है उसके भीतर तक बर्फ जम जाती है। और जब हम जनरेटर को ऑन करने की कोशिश करते हैं, तो उस प्रोसेस में क्या होता है कि जो अंदर जमी हुई बर्फ है वो पानी में कन्वर्ट होके हाँ। उसके ऑयल में मिक्स हो जाती है, और फिर वो इंजन सीज हो जाता है। और सर खाना फिर आप लोग कैसे खाते थे सर सियाचिन में, उस बर्फ में? बेसिकली हमारा पैक्ड फूड होता है, तो ये एमआरईज होती है, मील्स रेडी टू ईट। ये सेमी प्रोसेस्ड फूड होता है। इन पैकेटों को हम उबलते हुए पानी के अंदर डालते हैं और पानी को उबाला देते हैं, तो वो आधा आधा घंटा या 45 मिनट उबाला देने के बाद जब पैकेट गर्म हो जाता है, तो हम पैकेट को जब खोलते हैं तो उसके अंदर एकदम गर्मा गर्म सब्जी और सब्जियां है, दाल है, फिर चपाती हो गई, पराठे हो गए, वो पूरे गर्म हो जाते हैं, और फिर हमें उसे खाना पड़ता है। पर ये इमीडिएट यूज के लिए है, ये नहीं कि हम्म। हमने अभी खाया
फिर थोड़ा छोड़ दिया, शाम को क्या पता उसे गर्म किया, ऐसे नहीं होता है। वहां पे खाना एक बार खोल लिया तो हमें उतना कंज्यूम ही करना पड़ता है। और सर फिर बाहर आप लोग एक दिन में कितना ट्रैवल करते थे सर? मतलब कहीं जाते होंगे गश्त लगाने आप? पेट्रोलिंग होती है, एक दो पेट्रोल्स हैं जिसमें बहुत डिमांडिंग है, वो दो दो, 1 से लेके 1.5 दिन तक उसका समय लगता है। हम्म। तो इसे एक बहुत ही मशहूर और जाना हुआ माना हुआ पेट्रोल है, इसे कहते हैं सगत पेट्रोल, जिसपे मैं भी गया हूं। कम से कम 2 दिन लगता है इस पेट्रोल में अच्छा। जाने और आने में, और लिंक स्टैब्लिश करना पड़ता है। और ये पेट्रोलिंग तब होती है कि इंश्योर करने के लिए कि यदि युद्ध वाली स्थिति हुई तो ये एक क्रिटिकल पेट्रोलिंग रूट है जहां पे कि हमारी फौजें एक दूसरे को संपर्क करके दुश्मन पे वापस हमला कर सकते हैं। तो हमारे ऑल्टरनेटिव रूट्स पे पेट्रोलिंग होती है, देखने के लिए कि हमारे सारे ऑल्टरनेट अलग अलग रूट फंक्शनल हैं, और किसी भी टाइम पे हम उसे यूज कर सकते हैं। तो ये सारी चीजें हमें मन में रखते हुए हमें कांस्टेंट पेट्रोलिंग करनी जरूरी है वहां पे। पतले रास्ते हैं कि अगर कोई फिसल गया तो यहाँ पे आपको अपनी जान गंवानी पड़ती है। देयर इज नो रूम फॉर एरर, यहाँ पे गलती की संभावना नहीं हो सकती इन हम्म। पेट्रोल्स में। खतरनाक रूट है ये, ऐसे भी रूट नहीं कि यहाँ पे कुछ तोड़फोड़ करके आप रास्ते को चौड़ा कर लें। ये कच्ची पहाड़ियां हैं जो बर्फ के साथ सनी हुई हैं, और काफी साल पुरानी है, और कुछ भरोसा नहीं कि जो छोटे छोटे भूकंप आते हैं उनमें भी ये शिफ्ट होते हैं पत्थर। हम्म। तो काफी एक पेट्रोलिंग में गए तो रास्ता एक प्रकार का था, जब अगली बार आए तो रास्ते में कुछ पत्थर पहाड़ से मतलब घिसकते हुए रास्ते में काफी बड़े पत्थर भी आ गए थे। तो इन्हें शूटिंग स्टोन्स भी कहते हैं। तो कॉन्स्टेंटली हमें ऊपर भी ध्यान रखना पड़ता है, और हमें हम कोई हियरिंग एड नहीं लगा सकते हैं। फिर आवलांच डिटेक्शन के लिए हम इक्विपमेंट पहनते हैं। फिर हमारे पास प्रोबिंग रॉड्स होती हैं कि अगर बर्फ ज्यादा है और उसकी डेप्थ कितनी है चेक करने के लिए, वो रॉड टेलीस्कोपिक रॉड होती है, तो लंबी करके हम प्रोबिंग कर करके जाते हैं। तो ये बहुत समय लेता है, टाइम कंज्यूमिंग है। हम्म। पर देखिए ये छोटी छोटी चीजें हैं जो अगर हम सही कर सके तो बड़े हाथ से टल जाते हैं। अभी हमने देखा अमेरिका और ईरान में ड्रोन वॉरफेयर की तरह हालत हुई। इसराइल, बाकी सारी दुनिया, जैसे ऑपरेशन सिंदूर में भी ड्रोन वॉरफेयर था। आज के समय में दुनिया का सबसे घातक ड्रोन कौन सा है सर, और किस देश के पास है? देखिए सचिन, इसकी परिभाषा जो हम कहते हैं कि सबसे घातक ड्रोन, अब जैसे कि हम ये भी कह सकते हैं कि अकिंसी टर्की का एक बहुत ही अत्याधुनिक ड्रोन है जिसकी रेंज 7500 किलोमीटर तक है, और जिसकी हाइट वो कम से कम 20,000 फीट अबव द ग्राउंड जी। उड़ सकता है। तो और यही वो ड्रोन है जो हमारे वेपन सिस्टम्स ने आकाश ने गिराए हैं ऑपरेशन सिंदूर में। हम्म। तो देखें, मैं वही बता रहा हूं कि ऐसा कोई वेपन सिस्टम बना नहीं है जिसका कोई तोड़ नहीं बना है। और देखें, अगर कोई वेपन सिस्टम है जिसको आप कुछ नहीं कर सकते, वो वेपन सिस्टम है जिसको आप देख नहीं सकते हो, जिसे आप टच नहीं कर सकते हो, सिर्फ महसूस कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल, अमेरिका ने जो वेनेजुएला में यूज किए हम्म। फ्रीक्वेंसी बेस्ड वेपन्स, अच्छा। मैं आपको उदाहरण के तौर पे बताता हूं। जो प्रेसिडेंट ट्रंप ने दावा किया कि एक भी अमेरिकी सोल्जर नहीं मारा गया, पर 40 क्यूबन सोल्जर्स जो मडूरो की सिक्योरिटी में थे, वो 40 के 32, शायद 32 मारे गए, 32 ऑफ देम। देखें, ये वो चीजें जो आपको इंटरनल डैमेज करती हैं, इंटरनल नर्वस सिस्टम, आपकी जो रक्त पेशियां हैं, वेसल्स हैं, वो बर्स्ट हो जाती हैं, आपको उल्टी आने लगती है, फिर यू स्टार्ट वॉमिटिंग और आप कोलैप्स कर जाते हैं। और फिर फ्रीक्वेंसी बेस्ड वेपन ऐसे भी हैं कि अगर आप किसी की ओर उसे पॉइंट आउट करो किसी पे, तो उसे बहुत ज्यादा हीट फील होती है अपनी चमड़ी के नीचे, इरिटेशन होती है, तो उस इलाके को वहां से जल्दी छोड़ना चाहता है वो इंसान, उस वहां पे खड़ा नहीं रहना चाहता। और तो ये वेपन्स हैं जिनका कुछ आ, आपके पास ऑल्टर अभी कोई तोड़ नहीं है।
बस ये आपने एक बार वेपन बना लिया तो ये एक वेपन के तौर पे यूज होंगे। इसका डेटरेंट कुछ नहीं है कि आपने कोई सुरक्षा कवच पहन लिया या आपने अपने कानों में कुछ ईयरबड्स लगा दिए तो आपको लगे कि कुछ नहीं होगा। ऐसा कुछ भी नहीं है। ये शरीर के भीतर ही भीतर आर और पार जाती हैं फ्रीक्वेंसीज और शरीर को खोखला कर देती हैं, डैमेज कर देती हैं। तो देखिए, एक तो ये वेपन सिस्टम्स हो गए, ये फ्यूचर वाले वेपन सिस्टम्स हैं, ठीक है। और जो आप कह रहे हैं अत्याधुनिक ड्रोन, तो देखिए ड्रोन वो अत्याधुनिक है जो डिटेक्ट नहीं हो सकता, पहली चीज तो दुश्मन के रेडार पे। दूसरा, उसकी पेलोड कैरिंग कैपेसिटी, वो उतना लोड एमुनिशन का ले जा सके कि जब वो कहीं पे टकराएगा तो वहां पे नुकसान बहुत ज्यादा पहुंचाए, ठीक है। फिर अलग टाइप के एक्सप्लोसिव होते हैं। शेप्ड चार्ज होता है जो घने लोहे को या लोहे की परत को भेद भेद सके। ये टैंक और बख्तरबंद गाड़ियों के लिए इस्तेमाल होते हैं। एक ड्रोन होते हैं जो सिर्फ आग लगाने के लिए काम आते हैं। तो जैसे जंगल नुमा इलाका है या घनी झाड़ियां हैं और वहां पे दुश्मन का मौजूद होने का हमें पूरा है कि यस, इंफॉर्मेशन है कि ये इधर है, तो वहां पे फिर ये अपना जो इनमें इंसेटेनरी कंटेंट होता है, तो ये अपने ड्रोन से क्रोमाइट करके होता है। तो ये क्रोमाइट को ड्रोन से ड्रॉप करते हैं इफेक्टेड इलाके में और जंगल में। वहां पे फिर आग फैल जाती है और फिर वहां के जो सिपाही हैं उन ट्रूप्स को वहां पे जबरन वो इलाके को छोड़ के जाना पड़ता है। और इनके लिए अब अलग अलग सिस्टम्स आ गए हैं। लेजर आ चुकी है, प्लाज्मा प्लाज्मा गन टेक्नोलॉजी आ गई है, फिर मैग्नेटिक रेल गन, काइनेटिक जो एनर्जी है तो वो आ चुकी है, रेल गन टेक्नोलॉजी। तो ऐसे वेपन सिस्टम्स आ गए हैं जिसमें ना कोई शोर होगा, ना कोई आवाज आएगी, पर वो अपना नुकसान कर जाएंगे। तो मतलब जैसे हम स्टार वॉर्स फिल्म देखते थे जिसमें बीम्स निकलती बिल्कुल थी, लाइट बिल्कुल। बीम, बिल्कुल वही यस टेक्नोलॉजी अब है। यस, ये हम उसी की उस इस एरा में हम आ चुके हैं जिसमें कि अब ये हथियार वास्तव में यूज हो रहे हैं। सर एक सवाल और है, अभी जैसे हाल में खबर आई कि ईरान के सुप्रीम लीडर जो हैं वो 150 मीटर नीचे बंकर में जाकर छिप जाते हैं, और अमेरिका बोल रहा है हम तुम्हारी लोकेशन पता है, हम मार डालेंगे। तो उनके पास ऐसा कौन सा हथियार होता है जो कि 100 मीटर नीचे बंकर में जाकर किसी को सटीक मार पाए? ऐसा कुछ क्या होता है वो हथियार? जीबीयू जीबीयू 57 करके है। तो जीबीयू सीरीज है अमेरिका के बॉम्ब्स की, जिसका काम होता है कि एक दिए हुए डेप्थ तक वो अंदर जाता है, उसके बाद जाके ब्लास्ट होता है। गाजा में जहां जहां पे भी हमास का गढ़ था बिल्डिंग्स में, तो पहले क्या कहते थे, अगर लड़ाई लग रही है तो आप बिल्डिंग के बेसमेंट में जाके महफूज रहे। पर आज के जमाने में बॉम्ब ऐसे आ गए हैं कि वो ऊपर वाले बिल्डिंग्स और कंपार्टमेंट को कुछ नहीं होगा। वो बॉम्ब मल्टीपल फ्लोर्स को भेदता हुआ बिल्डिंग के सबसे निचली परत में जाके रुकेगा और फिर उसमें विस्फोट होता है, जिसकी वजह से पूरी बिल्डिंग नीचे आ जाती है। अभी तक जो सबसे कारगर जीबीयू रहा है वो 60 से 80 मीटर तक जाके फिर विस्फोट हुआ है। तो ज्यादा नुकसान करने के लिए ये एक जीबीयू को दागने के तुरंत कुछ सेकंड बाद दूसरा जीबीयू हूबहू उसी स्पॉट पे ही दागना पड़ेगा। वरना क्या होगा कि अगर पहला जीबीयू फटा और दूसरा जीबीयू भी उसके रेंज में है, तो वो पहले वाले के विस्फोट के चक्कर में दूसरा वाला अपनी दिशा खो देगा और वो वेस्ट हो जाएगा। मतलब ऐसे भी ग्रेनेड हैं कि आप अगर उसे अगर एक कमरे के अंदर आतंकवादी हैं और हमला कर रहे हैं, तो कुछ ऐसे ग्रेनेड है कि अगर आप उस खिड़की में फायर करोगे तो वो खिड़की को एकदम पार करने के कुछ मिली सेकेंड में ही ब्लास्ट हो जाएगा और अपने चारों दिशा में 15 बाय 15 मीटर तक कुछ भी वहां पे मौजूद हुआ इंसान
उसको काफी मतलब घातक नुकसान हो सकता है। दुनिया में बहुत जगह अब देख रहे हैं हम कि युद्ध के हालात बन रहे हैं। ईरान है, अमेरिका है, गाजा है। आपको क्या लगता है तीसरा विश्व युद्ध क्या होने वाला है, और क्या ये न्यूक्लियर वॉर ही होगा? क्या हर कोई धमकी देता है हम परमाणु बम फोड़ देंगे? सचिन, तीसरा विश्व युद्ध शुरू हो चुका है। फर्क इतना है कि पहले यूनिपोलर वर्ल्ड था, एक वेस्ट वर्सेस ईस्ट था, अब मल्टीपोलर हो गया है। वेपन्स तो देखें, कहते हैं तीसरे विश्व युद्ध के बाद तो सिर्फ स्टिक्स और स्टोन्स ही बचेंगे, ठीक। क्योंकि जहां तक मेरा ख्याल है, व्हाट आई फोरसी इज स्टिक्स एंड स्टोन्स बिल्कुल बचेंगे, क्योंकि सैटेलाइट्स डिस्ट्रॉय कर दी जाएंगी। तो जो भी हमने धरती पे अपना सामान और इक्विपमेंट और सब कुछ जो तैयार किया है, उसका कोई मतलब नहीं रहेगा। तो एंड ऑफ द डे कन्वेंशनल वॉरफेयर वापस दोबारा आएगा, उभरते हुए तरीके से आएगा, अलग अलग तकनीक और टेक्नोलॉजी से आएगा। और एंड में जीत उसकी होगी जिसकी ओर आंकड़े होंगे, जिसकी ओर टैक्टिक्स होगी। सचिन, मैं आठ राजपूताना राइफल्स से ताल्लुक रखता हूं। ये कहानी मेरे पलटन के बारे में है, मेरी यूनिट के बारे में है। ये कहना गलत होगा कि ये सिर्फ मेरे ऊपर बन रही है कहानी। जिस काम के लिए हमें दक्षिण सूडान भेजा था, वहां की आवाम और लोगों को, और निहत्थे औरतें और बुजुर्गों को, बच्चों को सुरक्षा प्रदान करना और उनकी उनकी सलामती को मेंटेन रखना, और लड़ाई जितनी हो सके रिबेल फोर्सेस और गवर्नमेंट फोर्सेस के बीच तनातनी को कम रखना। इस दौरान फिर हम घिर गए। कम से कम 10 से 12 हजार आतंकवादी थे ये, और ये ट्राइबल वॉर था। वाइस प्रेसिडेंट जो रीक मशार है, वो नुअर थे। उन्होंने प्रेसिडेंट सलवा किर जो दिन का है, उनको उनकी हत्या करने के लिए उन्होंने प्लानिंग की, असफल हो गए वो कू में। और फिर ट्राइबल वॉर शुरू हुआ, और कत्लेआम हुआ सड़कों पे दिनका और नुअर ट्राइब्स के बीच। लड़ाई बहुत ज्यादा संगीन हो गई, कैजुअलिटीज बहुत हुई, हर जगह गोलियां चल रही थी, आरपीजी राउंड भी अंदर आ रहे थे। और जितना मर्जी हमने कोशिश की, पर रेफ्यूजीज की मौत लगभग हो ही रही थी, क्योंकि क्रॉस फायर में अंधाधुंध जो ब्लाइंड गोलियां हैं, तो वो उड़ उड़ के कैंप्स के अंदर अलग अलग भिन्न भिन्न जगहों पे लग रही थी। हमारे सामने हमने देखा है कि किसी को पीट के जमीन पे गिरा के उसके सर पे एक सीमेंट का ब्लॉक, वहां पे ब्लॉक होते हैं सीमेंट के, तो वो सीमेंट का ब्लॉक सर पे मार दिया, और उस व्यक्ति का पूरा सर खुल गया था उसी वक्त। और ये महज 15 से 20 सेकंड में ये वारदातें होती थी। जो सिटी के अस्पताल हैं उसमें शव पड़े हुए थे बिना सर के, सर को अच्छा। धड़ से अलग किया हुआ था। सारे सर को इकट्ठा करके इन्होंने रिसेप्शन के, अस्पताल के रिसेप्शन के टेबल के ऊपर रख दिए थे। तो हम हर एक पल हर एक दिन ऐसे जीते थे कि आज अगर मौका है तो आज जिंदगी जी लो, कल का कोई भरोसा नहीं। और जॉन इब्राहिम की जो प्रोडक्शन हाउस है, जॉन इब्राहिम एंटरटेनमेंट, उन्होंने अभी मूवी की प्रोडक्शन के लिए उन्होंने स्क्रिप्टिंग तैयार की है। तो सर जनरली जैसे आजकल फिल्में आती हैं उसमें कई बार देखा जाता है कि रिसर्च नहीं होती। मतलब कहानी कुछ और होती है, असलियत से थोड़ी परे होती है, फिक्शन होती है। आपको क्या लगता है ये जो फिल्म है मालाकाल, इसमें प्रॉपर रिसर्च भी है? रिसर्च बहुत एक्सटेंसिव है। और हम अगर जॉन इब्राहिम की मूवीज देखें, तो वो अपनी मूवीज रियल लाइफ कैरेक्टर्स पे बेस्ड ही करते हैं, रियल लाइफ इवेंट्स पे बेस्ड ही करते हैं। हाल ही में उनकी मूवी आई थी डिप्लोमैट। तो डिप्लोमैट में जितनी इन डेप्थ उन्होंने जो रिसर्च की, और फिर तेहरान, जिस तरीके से उन्होंने फारसी भी सीखी। तो देखिए, इनमें बहुत ज्यादा रिसर्च की जरूरत है, परमिशंस की जरूरत होती है, इन्हें डी क्लासिफाई करवाना पड़ता है फ्रॉम दी गवर्नमेंट। और फिर गवर्नमेंट भी बताती है कि इतना आप बता सकते हैं, इतना आप नहीं बता सकते। हम्म। तो उस पे भी बहुत ज्यादा वो ध्यान रखना पड़ता है। तो देखिए, रिसर्च तो पूरी हो रही है, पर एंड ऑफ द डे देखें, आई somehow फील बीइंग अ मिलिट्री वेटरन कि देखिए, फौजी लाइफ ऐसा होती है कि इमोशंस आर लेस, एक्शन इज मोर। हम्म।
है ना, डिसिप्लिन जी। इज मोर, ऑर्डर्स आर फॉलोड। जी। अगर ऐसी पिक्चरें बनाने लग गए तो सिविलियंस को रिलेट नहीं कर पाएंगे। हाँ, वो समझ भी नहीं तो पाए। हाँ, तो इसलिए वो एक इमोशनल फैक्टर डालना पड़ता है, फैमिली का एंगल दिखाना पड़ता है, सफरिंग भी है, सफरिंग का भी एंगल काफी हद तक जितना हो सके उतना दिखाना पड़ता है। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। आपसे बात करके और इंसाइट लेकर बड़ा अच्छा लगा सर। आगे भी आपसे बात होती रहेगी। कड़क पे आपके साथ कड़क पॉडकास्ट रहा सर। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। थैंक यू। एंड सचिन, मैं इतना ही रिक्वेस्ट करूंगा कि आप अपने दर्शकों को बोलें कि मेरे ट्विटर अकाउंट को फॉलो जी करें, बिल्कुल। @समरतूर3086। तो उसको फॉलो करते रहें और जो भी लेटेस्ट जियो पॉलिटिक्स है उसके ऊपर वो अपडेट रहेंगे। जय थैंक हिंद यू। सर। जय हिंद सर। जय हिंद।